Hello, students, to another lecture of geography from Brain Aspire। तो आज हम ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वो पढ़ेंगे, वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है व्हाट आर रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर बट क्रिएटेड बाय इंटरेक्शन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है? हम ना हमेशा सोचते हैं कि ये जो रिसोर्सेज जैसे पानी, हवा, पेड़ पौधे से जो हमें जड़ी बूटियाँ मिलते हैं या फिर मिनरल्स मिलते हैं ज़मीन के नीचे से, ये सब कुछ ना हम टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये नेचर से हमें फ्री मिल रहा है, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर मानते हैं। बट ऐसा है नहीं। तो तुम लोग बोलोगे क्यों नहीं सर? क्योंकि समझो, आज मिट्टी के नीचे आयरन ओर है, वहाँ से मतलब नेचर में आयरन ओर है ना, नेचर में आयरन ओर है, उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू निकाला जा रहा है मिट्टी के ऊपर। फिर वहाँ से डिफरेंट तरीक़ों से उसे रिफ़ाइन करके आयरन बनाया जा रहा है, और फिर उस आयरन से डिफरेंट काम किए जा रहे हैं। अब ये जो पूरा काम हो रहा है, इसमें इंस्टीट्यूशन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। क्या हाथ है? समझो, एक जगह पे आयरन ओर निकाला जा रहा है मिट्टी के नीचे से, और उससे डिफरेंट चीज़ें एक फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। तो ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री होगा तो इसका एक कोई मालिक होगा, उसके अंदर कुछ मैनेजर्स होंगे, मैनेजर्स के अंदर कुछ स्टाफ्स होंगे, उन स्टाफ के अंडर कुछ वर्कर्स होंगे जो काम करेंगे। तो ये जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन, है ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हर तीन चीज़ों का बहुत बड़ा मायने होता है। एक होता है नेचर, क्योंकि नेचर से हमें मेन सोर्स मिलता है। फिर टेक्नोलॉजी लगता है उस चीज़ को डेवलप करने के लिए, और इंस्टीट्यूशन भी लगता है उस चीज़ को प्रॉपरली प्लानफुली चलाने के लिए, है ना। अब हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं। ऑरिजिन के ऊपर जब हम क्लासीफाई करते हैं तब हमें दो चीज़ मिलता है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है जो हमें लिविंग चीज़ से मिलता है। मतलब समझो, हमें जो वुड मिलता है पेड़ से, पेड़ काटने के बाद जो वुड मिलता है, जिस वुड से घर के खिड़कियाँ, दरवाज़ा बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है, वो एक बायोटिक रिसोर्स है। मगर वहीं पे अगर तुम बोलो आयरन एक नॉन लिविंग मेटल है, तो वो एबायोटिक रिसोर्स है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हम बोल सकते हैं वो है एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कितना दिन वो सर्वाइव कर रहा है, मतलब कितना दिन रहेगा, दैट इज़ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि हाउ लॉन्ग इट विल सर्वाइव, ठीक है, हाउ लॉन्ग will it survive, उसी को बोलते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी। अब इसके बेसिस में दो हिस्सों में इसे बांटते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब ऐसे एनर्जी सोर्स जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे समझो सोलर एनर्जी ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी अनलिमिटेड है, मतलब जितना दिन सूरज का सनलाइट जितना दिन आ रहा है उतना दिन ही अर्थ है। अगर सनलाइट आना बंद हो जाएगा तो अर्थ ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए सोलर एनर्जी से रिन्यूएबल रिसोर्स, ये जब तक हम लोग ज़िंदा है तब तक हमें मिलता ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। मगर वहीं पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे समझो पेट्रोलियम, ये मिलता कहाँ से? क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल जो है ना, ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल लिमिटेड होता है और वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा अगर उसे हम ओवर यूज़ करेंगे। तो क्या इसका मतलब है क्रूड ऑयल और तैयार नहीं होता है, मगर क्रूड ऑयल समझो 1 लीटर क्रूड ऑयल बनने में समझो हज़ारों लाखों साल लगता है, ठीक है। मगर उस 1 लीटर क्रूड ऑयल को तुम गाड़ी में 1 दिन में ख़त्म कर देते हो।
तो समझ रहे हो, तुम एक दिन में वो चीज़ ख़त्म कर रहे हो जो बनने में 1 मिलियन साल लगते हैं। तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा और नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं जिनको अगर हम ज़्यादा यूज़ करें तो वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ओनरशिप के ऊपर, मतलब कौन रिसोर्स को ओन कर रहा है उसके ऊपर अगर हम डिवाइड करें तो पहला आता है इंडिविजुअल। मतलब उसमें तुम्हारे घर का, तुम्हारा जो खुद का साइकिल है या तुम्हारा जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, वो तुम्हारा खुद का इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी, मतलब समझो एक तुम लोगों का जो नेबरहुड होता है वो कम्युनिटी है ना, वहाँ पे समझो कम्युनिटी पार्क है, वो कम्युनिटी पार्क उस नेबरहुड के सारे बच्चों के लिए है, तो ये कम्युनिटी रिसोर्स हुआ। नेशनल रिसोर्स मतलब समझो जो पूरा देश है, देश का जो वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है, मतलब नदी से जो पानी मिलता है, वाटर रिसोर्सेज जो है, या फिर हमें जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज जंगल से मिलता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हैं, या फिर हमारे मतलब इंडिया में जो भी कुछ डायमंड गोल्ड जो भी आता है वो पूरे नेशन का रिसोर्स है, पूरे नेशन का हक होता है उसके ऊपर। अब कौन कितना एक्सेस कर पा रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, मगर वो पूरे देश का रिसोर्स है। और होता है इंटरनेशनल रिसोर्स, मतलब समझ लो कि ये तो हुआ हमारा इंडिया। अब इंडिया के जो यहाँ पे जो पूरा पानी 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 है, एक एक लिमिट तक, समझो इधर अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है, तो कुछ हद तक ना वो जो वाटर होता है कुछ हद तक इंडिया का पार्ट होता है। मतलब यहाँ से एक पर्टिकुलर लिमिट तक उसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं और उसके ऊपर ना इंडिया का हक है, मगर इसके बाद बे ऑफ बंगाल जितना भी है ना वो इंटरनेशनल वाटर है। मतलब वो इंटरनेशनली हर एक जो कंट्री है उसका इक्वल राइट होता है उसके ऊपर। ठीक है, वैसे समझो अगर इधर तुम पूरा ऑस्ट्रेलिया के पास चले जाओगे यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया की चारों चारों और भी एक थोड़ा सा पार्ट है पानी का जो ऑस्ट्रेलिया का खुद का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का हक है उसके ऊपर। मगर उसका बाद का जो रीजन है उसके ऊपर इंडिया का भी हक है, चाइना का भी हक है, अमेरिका भी का भी हक है, सबका हक है। ठीक है, तो ये होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। और अगर हम देखें वो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलप स्टॉक एंड रिजर्व। अब ये क्या है पोटेंशियल, मतलब समझो आज ये तुम लोगों के पहले ये तुम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता था, ये पोटेंशियल डेवलप स्टॉक और रिज़र्व क्या है। अब उतना डिटेल में और है नहीं, वो ओमिट कर दिया गया तुम लोगों के सिलेबस से, तो अभी में उतना डिटेल में मिलेगा नहीं, मगर मैं फिर भी बता रहा हूँ सो दैट यू गाइस अंडरस्टैंड। समझो कि आज तुम लोगों के किसी के भी जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी, तुम्हारे घर के जो घर का जो आंगन है, गार्डन है, उसके नीचे गोल्ड मिला, गोल्ड। ठीक है, तो अब रिसर्च करके देखा गया कि उस गोल्ड को निकाला जा सकता है, उस गोल्ड को बेच सकते हो, तो वो क्या हुआ, वो एक पोटेंशियल रिसोर्स हुआ, क्योंकि वो तुम वहाँ पे है, तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो मगर अभी भी इस्तेमाल कर नहीं रहे हो, तो वो पोटेंशियल कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ पे है मगर अभी भी कर नहीं रहे हो। डेवलप्ड क्या है कि समझो उस गोल्ड को निकालने के लिए पूरा सब कुछ इंतज़ाम हो गया, मशीन फिशीन सब रेडी हो गए, सब कुछ परमिट मिल गया, परमिशन मिल गया, सब हो गया, अब तुम गोल्ड निकाल रहे हो और गोल्ड बेच रहे हो अपने आंगन से, वो है डेवलप्ड कि तुम उसे ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हो। स्टॉक क्या है, स्टॉक है कि जो अभी है मगर अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, वो होता है स्टॉक। और रिज़र्व क्या होता है कि जो तुम्हारे पास है, तुम्हें पता है, तुम्हें ये भी पता है कि तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो मगर अभी तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, क्यों तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसे प्रिजर्व कर रहे हो फॉर फ्यूचर यूज़, कि फ्यूचर में इस्तेमाल करूँगा, अभी ज़रूरत नहीं है, वो होता है रिज़र्व। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में और पूछना नहीं है अभी ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो हम लोगों को देखना है वह डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब हम जब रिसोर्सेज का बात करते हैं तब सिर्फ ये नहीं होता है कि मिट्टी के नीचे रिसोर्स हो गया तो हो गया वही रिसोर्स है, नहीं। मतलब समझो आज तुम्हारे आंगन के नीचे गोल्ड अगर मिलता है तो वो गोल्ड रिसोर्स तभी कहलाएगा जब 3 चीज़ें होंगे। एक तो इकोनॉमिकली उस गोल्ड को निकालना वायबल होगा, मतलब पहला टेक्नोलॉजिकली कि वहाँ पे गोल्ड है,
ठीक है, उस गोल्ड को निकालने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी है। तब टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगा, तुम गोल्ड को निकाल ही नहीं पाओगे, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। रिसोर्स तभी कहलाएगा जब उसे निकालने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी है। दूसरा, वो इकोनॉमिकली वायबल। इकोनॉमिकली वायबल मतलब समझो तुम्हें 1 किलो सोना निकालने में तुम्हें समझो मशीन, जो तुम्हारा टेक्नोलॉजी, जो भी मशीन इस्तेमाल कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ, लोग, सब कुछ इस्तेमाल करके 1 केजी सोना निकालने के लिए समझो तुम्हें 1 लाख रुपए तुम्हें खर्च करने पड़ रहे हैं। बस जस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अब ये जो सोना है, इसे तुम मार्केट में जब बेच रहे हो, इससे तुम्हें समझो 50,000 ही मिल रहा है मतलब बेच के, ठीक है, 50,000 ही मिल रहा है बेच के, तो तुम्हारा 50,000 लॉस होगा पर केजी। तो इतना लॉस से क्या कोई भी चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये भी है कि अगर तुम एक रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हो, एक रिसोर्स को तुम निकाल रहे हो और उसे यूज़ करना चाह रहे हो, तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट होता है क्या वो इकोनॉमिकली पॉसिबल है, क्या प्रॉफिटेबल है। अगर प्रॉफिटेबल है तभी जाके उसे रिसोर्स कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते। ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है। अब ओवर यूज़, हम ना रिसोर्स को बहुत ओवर यूज़ करते हैं, मतलब घर पे ही देख पाते हो कि कितना पानी वेस्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो रिसोर्स को हम वेस्ट करते हैं या फिर ओवर यूज़ करते हैं, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम होता है। एक होता है डिप्लीशन, मतलब एक टाइम के बाद स्कार्सिटी देख पाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, ठीक है। उसी को बोलते हैं डिप्लीशन, ख़त्म हो जाना। दूसरा इनइक्वालिटी, कि हम देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनके पास ज़्यादा रिच पुअर डिवाइड बोल सकते हो, ठीक है, रिच पुअर डिवाइड। जो अमीर लोग हैं उनके पास ज़्यादा एक्सेस होता है टू रिसोर्सेज दैन गरीब लोग। मतलब समझो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, उसके घर पे हमेशा पानी रहेगा, मगर अगर पानी का स्कार्सिटी हुआ शहर में तो फिर भी उसके घर में पानी रहेगा, मगर जो गरीब लोग हैं उनके घर में पानी नहीं रहेगा। ये होता है इनइक्वालिटी। और तीसरा होता है इन्वायरमेंटल क्राइसिस। देखो ये जो इतना सारा पानी वेस्ट करते हैं, हम पानी को ओवर यूज़ भी करते हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना, वो नीचे चला जा रहा है, धीरे धीरे वो नीचे होता जा रहा है। अब जितना ग्राउंड वाटर नीचे जाएगा उतना ही इन्वायरमेंट ख़राब होता जाएगा, और उसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें भी हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रिसोर्स डेवलप करना अच्छा है, मगर अगर हम रिसोर्स को ओवर यूज़ करें तो हमें ये 3 प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। मगर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। वी विल मीट सून।